तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सो फॉर दैट मॉडल रदरफोर्ड हैव कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट which is known as alpha particle scattering experiment, है ना। The experiment which was carried out over the gold foil, that is known as alpha particle scattering experiment, ठीक है। In this experiment we should have the source of the alpha particle. source क्या रहेगा? source क्या रहेगा? अल्फा पार्टिकल का सोर्स कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेंगे, ठीक है ना। और उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लेकर के एक लीड का जो है ना, लीड का ये जैकेट रहेगा, उसके अंदर यहाँ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रहेगा, ठीक है ना। ये लीड का जैकेट है, क्या चीज़ का है? लीड का जैकेट है। जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उससे न्यूट्रॉन निकल सकता है, तो इसलिए हम लीड रखेंगे तो न्यूट्रॉन वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ब्लास्ट नहीं करेगा। इसलिए हम लीड का जैकेट रखते हैं, लीड का कंटेनर है, उसके अंदर हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखेंगे। तो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल हमारे पास है, ठीक है। उसके आगे लीड का ये स्लिट रखते हैं, ये स्लिट भी लीड का है, क्योंकि यहाँ से जब रेज निकलेगा तो ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, बहुत सारा निकलेगा ना। स्ट्रेट तो सारा जाएगा नहीं, कुछ सीधा जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। तो लीड का जो स्लिट लगा देंगे, जो स्ट्रेट सामने जा रहा है वो खाली रेज जाएगा, बाकी सब इधर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, इससे टकरा करके। तो स्लिट का जो यूज है सिर्फ रेज को स्ट्रेट लाइन में जाने के लिए, तैयार करने के लिए। तो जो भी रेज जो है सामने रहेगा उसको हम लोग भेज देंगे, ठीक है, इस स्लिट के थ्रू। यहाँ पर ये गोल्ड फॉइल रखा हुआ है। गोल्ड फॉइल का थिकनेस कितना है? 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर मीन्स 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर। 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितना होता है? हाँ, ये उंगली का जितना थिकनेस है, लेंथ नहीं बोल रहे हैं, इसका जो थिकनेस है बस उतना ही 1 सेंटीमीटर होता है, ये जो थिकनेस है ना। तो सोच लो कि 1 सेंटीमीटर इतना छोटा है, तो 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर है, यानी इस एक को हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे? 100,000 से। कितना से डिवाइड करेंगे? 100,000, ठीक है। कितना से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? 100,000। 1 को डिवाइड करना है 100,000 से। वो जो थिकनेस है वो थिकनेस चाहिए यहाँ पर गोल्ड फॉइल का। आपको गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया गया, और कोई चीज़ क्यों नहीं है? हमको यहाँ पर वैसा मेटल फॉइल लेना है जो कभी रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए हम गोल्ड लिए हैं। बाकी ले लेंगे, आयरन लेंगे, कुछ लेंगे तो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करना शुरू कर देगा, तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हम लोग गोल्ड फॉइल लिए, क्योंकि रिएक्शन किसी से करता ही नहीं है, चाहे कुछ भी कंडीशन हो जाए, ठीक है ना। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता ही नहीं है। व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ द मेटल? ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे हैव गॉट टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मेटल है लेकिन इसका टेंडेंसी लॉस करने का नहीं है, नहीं गेन करता है, लॉस करता ही नहीं है, गेन भी नहीं करता है। नोबल मेटल इसीलिए बोलते हैं, जैसे उधर नोबल गैस होता है, इसको हम लोग नोबल मेटल बोलते हैं, क्योंकि ये भी किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर गोल्ड फॉइल लिए। तो ये याद रखना है, कोई पूछ सकता है कि यहाँ पर गोल्ड फॉइल की जगह दूसरा फॉइल ले लेंगे तो क्या होगा, तो बताना है कि हमको ऐसा फॉइल लेना है, क्योंकि हम लोग को एटम का स्टडी करना है, केमिकल रिएक्शन का स्टडी नहीं करना है, एटम के स्ट्रक्चर का स्टडी करना है। और अगर एक्सपेरिमेंट करते समय एटम का स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस आ जाता है तो फिर मेरा स्टडी रॉन्ग होगा। तो ऐसा मेटल लेना है जिसके एटम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो एक्सपेरिमेंट में। ये सिर्फ गोल्ड के साथ पॉसिबल है, दूसरे के साथ पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने गोल्ड लिया है, ठीक है। दूसरा है कि मेलिएबिलिटी इससे ज़्यादा और किसका होगा? इससे ज़्यादा मेलिएबिलिटी नहीं हो सकता है ना, ये सबसे पतला ये बना सकते हैं इसको, हाईएस्ट मेलिएबिलिटी है इसके पास, ठीक है ना।
और इससे जब हम अल्फ़ा रेंज निकलेगा, अल्फ़ा पार्टिकल, मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल को तो हम यहीं पर रोक देंगे। जो स्ट्रेट चल रहा है सामने 90 डिग्री से, उसको सिर्फ हम भेज रहे हैं। जो गोल्ड के फॉइल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है जो रेंज, उसी को सिर्फ हम भेज रहे हैं, बाकी को रोक रहे हैं। ठीक है ना। जो 90 डिग्री के एंगल से अल्फ़ा पार्टिकल आगे बढ़ रहा है गोल्ड फॉइल के ऊपर, सिर्फ उसी को आगे भेजेंगे। स्लिट का काम वही, और कोई काम नहीं। इसको रेज को 90 डिग्री के एंगल के साथ गोल्ड फॉइल के ऊपर इंसिडेंट कराएगा। ठीक है। तो जब ये कोलिजन करेगा तो रुकेगा नहीं, बहुत पतला फॉइल है ना, इसलिए उसको क्रॉस कर जाएगा। ठीक है। और उसके आगे हम जो है फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा हुआ है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन मतलब, फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब होता है कि उस पर जब एनर्जी टकराता है तो वो ग्लो करता है। तो जहाँ जहाँ ग्लो करेगा, हम तो भेज रहे हैं 90 डिग्री के एंगल से जाते हुए स्ट्रेट में भेज रहे हैं रेज, तो हमको सिर्फ मिलना चाहिए यहीं पर ना। अगर क्रॉस कर रहा है तो यहाँ मिलना चाहिए, और नहीं क्रॉस कर रहा है तो यहीं रुक जाएगा। ठीक है ना। अगर मोटा दे देंगे गोल्ड फॉइल तो यहीं रुक जाएगा, उसको क्रॉस नहीं करेगा। समझ गए। तो देख रहे हैं कि हमको स्ट्रेट में भी ग्लो हो रहा है और इधर उधर भी ग्लो हो रहा है। ज़्यादा ग्लो जो हो रहा है अगल बगल ही हो रहा है, स्ट्रेट में ग्लो बहुत कम हो रहा है। समझ गया ना। तो इसमें क्या देखा गया कि मोस्ट ऑफ द 99% रेज, अल्फ़ा रेज जो है वो बिना किसी डिस्टरबेंस के वो सीधा आगे निकल जाता है। 99%। ठीक है। 99% रेज जो है ना, ऑन एन एवरेज 20 एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें इसको ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं कि 20,000 रेज जाता है ऑन एन एवरेज। ठीक है। तो उस 20,000 में सिर्फ 1% ही जो है वापस लौटता है। 20,000 रेज अगर हम भेजते हैं तो उसमें सिर्फ एक रेज है जो वापस लौटता है। वही इसी को हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये एक रेज इधर से जा रहा है और उसी पर वापस लौट रहा है। आउट ऑफ 20,000 ओनली वन रेज रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, मतलब वो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते पर वापस आया। तो 19,000 वापस नहीं आए। 19,000 में मैक्सिमम जो है सीधा जो है निकल गया। कुछ जो है डिफ्लेक्ट हुआ, कुछ जो है स्मॉलर एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, कुछ लार्जर एंगल से। ये स्मॉलर एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, ये स्मॉलर एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, ये लार्जर एंगल हुआ, मतलब जिधर से आ रहा था उधर ही डिफ्लेक्ट करके थोड़ा एंगल बनाते हुए निकल गया। ये इधर रिफ्लेक्ट कर गया, ये इधर रिफ्लेक्ट कर गया, और ये सब क्या, ये पास कर गया और बेंड हो गया। इसको बोलते हैं पासेस विद अ स्मॉलर डिविएशन, पासेस विद स्मॉलर डिविएशन। ठीक है। तो मैक्सिमम रेज स्ट्रेट निकल गया। ठीक है। सिर्फ एक रेज है 20,000 में जो वापस आया, और कुछ जो है स्मॉल एंगल से डिविएट किया, और कुछ जो है लार्जर एंगल से। लार्जर एंगल से डिविएट करने वाला स्मॉलर एंगल से जो डिविएट कर रहा है उससे बहुत कम है। सबसे ज़्यादा क्या है, सीधा जो चला जाता है। तो ये हुआ मेन एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो दिखा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर स्टडी है, ये सिर्फ एक एटम ली है, ये सिर्फ एक एटम है। ठीक है ना। इस एटम में देखो कि मैक्सिमम लाइन जो है सीधा जा रहा है ना। सिर्फ एक एटम का स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। मैक्सिमम लाइन क्या हो रहा है, मैक्सिमम जो अल्फा रेज है वो स्ट्रेट जा रहा है, उसमें कोई डिविएशन नहीं हो रहा है ना। ऐसा तभी संभव है जब एम्प्टी स्पेस रहेगा, क्योंकि सामने रास्ता में कुछ भी रहेगा उससे टकराएगा, रास्ता चेंज हो जाएगा या वापस लौट जाएगा। ठीक है। तो इस आधार पे रदरफोर्ड बोले कि एटम कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन जो उनका आया, उनके थ्योरी का जो पहला पार्ट नज़र आया, क्या नज़र आया, एटम कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, मतलब एटम जो है एम्प्टी स्पेस से बना हुआ है। ठीक है। समझ में आ गया बात। उसके बाद जो है देखा कि जो एटम का जो सेंट्रल पार्ट है, एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसके अगल बगल से जो रेज गुजर रहा है उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है। ये न्यूक्लियस है, यही है ना, सेंट्रल पार्ट यही है,
ये सेंट्रल पार्ट से के नज़दीक से जो गुजर रहा है उसका डिफ्लेक्शन हो रहा है, अवे फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट से वो दूर जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि दूर जा रहा है मतलब रिपल्सन हो रहा है। और हमको मालूम है कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और वहाँ रिपल्सन हो रहा है न्यूक्लियस के आसपास से जब गुजर रहा है तो, हाँ, न्यूक्लियस के आसपास से गुजर रहा है, डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। और जो न्यूक्लियस से दूर है स्ट्रेट चला गया, न्यूक्लियस से दूर है ये स्ट्रेट चला गया, हाँ। और जो न्यूक्लियस के नज़दीक है उसका डिफ्लेक्शन हो गया, ये स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ, ये स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ। और इधर लौट के इधर आ रहा है, ये हुआ लार्ज डिफ्लेक्शन, लार्ज डिफ्लेक्शन। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, 99% रेज जो है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो उस आधार पे बोले कि एटम कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, क्योंकि जब तक खाली जगह नहीं हो सकता है कोई चीज़ सीधा जा ही नहीं सकता। आने जाने के रास्ते में कहीं भी रुकावट होगा तो आदमी बगल से निकलेगा, हाँ, या वहाँ से वापस लौट आएगा। अगल बगल जगह नहीं रहेगा, क्या करेगा? वापस लौट आएगा, हाँ। अब दरवाज़ा इधर है, हम यहाँ सीधे जाएंगे तो उस दीवार से टकराएंगे, हाँ। हम चाहेंगे नहीं उधर से जाएंगे, तब तो जा नहीं सकते, वापस टकरा के आ जाएंगे, हाँ। नहीं तो क्या करेंगे? उधर मुड़ जाएंगे, दरवाजा से बाहर निकल जाएंगे, हाँ? यही तो दो काम संभव है। अब मेरा जिद रहेगा ना हम इधर से जाएंगे तो क्या करेंगे? टकराते हुए माथा फोड़ो, माथा ही फूटेगा। तो यहाँ पर अब उसमें देखो एक बीच में दिखा रहे हैं, अल्फा रेज गया यहाँ टकराया और वापस लौट गया, है ना। और जो न्यूक्लियस के किनारे में है उसमें लार्ज डिफ्लेक्शन हो रहा है, सेंट्रल पार्ट के किनारे में जो है लास्ट डिफ्लेक्शन हो रहा है, और नज़दीक से जो गुजर रहा है स्मॉल डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो डिफ्लेक्शन तो हो रहा ही है, चाहे लार्ज हो चाहे स्मॉल हो, डिफ्लेक्शन तो हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट से दूर जा रहा है। तो सेंट्रल पार्ट से दूर जा रहा है, इसका मतलब सेंट्रल पार्ट जरूर पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि रेज जो जा रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है। तो रिपल्सन होने के कारण वो दूर भाग गया। तो इससे कंफर्म हो गया कि सेंट्रल पार्ट जो है पॉजिटिवली चार्ज है। दो चीज़ पता चला, एटम कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, दूसरा चीज़ पता चला सेंट्रल पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज। उनके समय तक प्रोटॉन का डिस्कवरी हो चुका था, तो बोले इसका मतलब है कि प्रोटॉन सेंट्रल पार्ट में है। उनके समय में न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं था, रदरफोर्ड के समय में न्यूट्रॉन नहीं आया था, 1932 में आया, और ये 1911 में ही चल रहा है, ठीक है ना। तो वो बोले कि प्रोटॉन जो है सेंट्रल पार्ट पे है और ये अस्थिर है, वहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद और भी ऑब्जर्वेशन की कि 20,000 में से एक रेज, आउट ऑफ 20,000 रेज ओनली वन रेज कम्स बैक ऑन इट्स ओन पाथ, रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, अपने ही रास्ते पर वापस आ गया और टकरा के वापस आ गया। इसका मतलब है कि कुछ हार्ड मटेरियल है सेंट्रल पार्ट, तब तो टकरा के वापस आया। अगर हार्ड मटेरियल नहीं होता तो टकरा के वापस नहीं आता, यानी टोटल मास का कॉन्सेंट्रेशन वही है। तो रदरफोर्ड ने कहा सेंट्रल पार्ट में ही प्रोटॉन है और मास का कॉन्सेंट्रेशन वहीं पर है, यानी सारा मास वहीं जमा है और कहीं नहीं है, क्योंकि चारों तरफ तो खाली जगह है और बीच में ही हार्ड मटेरियल है जिससे टकरा के वापस आ रहा है, और बहुत ही छोटा जगह है, ठीक है ना। आई बात समझ में? ये हो गया हमारा वन एटम को कंसीडर करके देख सकते हो। अब हम यहाँ पर पूरा गोल्ड कॉइल को देख रहे हैं, बहुत सारा एटम से, 1 2 3 एटम दिखा रहे हैं, 1 2 3 एटम, 1 2 3 4 एटम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ भी देखो उसी ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे, और ये जो डॉट डॉट किए हैं वो न्यूक्लियस है ना। तो जो रेज जो है देखो सारे एटम के बीच से खाली जगह मिल रहा है, निकल गया, खाली जगह मिल रहा है बीच से निकल गया, सारे एटम को क्रॉस करते हो, मतलब सारे एटम में एम्प्टी स्पेस है, सारे एटम में एम्प्टी स्पेस है ना। ये गोल्ड फॉइल को बनाया है, इसी तरह का मान लिया कि लेयर बाय लेयर बना हुआ है, तो इधर सब एटॉमिक लेयर है, उसको क्रॉस कर रहा है कि नहीं। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियस के नज़दीक आता है, सेंट्रल पार्ट के नज़दीक आता है, तो कुछ न कुछ डिफ्लेक्शन होता है,
तो यहाँ भी कंफर्म हो रहा है कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो एकदम सीधा न्यूक्लियस पे टच कर जाता है वो वापस लौट कर चला आई बात समझ में। तो हार्ड मास कहाँ है? सेंट्रल पार्ट पे है। हार्ड मास कहाँ है? सेंट्रल पार्ट पे है। तो इस तरह से, और उन्होंने उस सेंट्रल पार्ट का नाम न्यूक्लियस रख दिया। उस सेंट्रल पार्ट का नाम उन्होंने क्या कर दिया? न्यूक्लियस रख दिया। और सेंट्रल पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है ये भी बताया, और बोले कि वो जैसे थॉमसन बताया था कि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दैट। थॉमसन क्या बताया था? मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, देयर इज a sea of positive charge in which the negative charges are embedded into it. This was the theory given by Mr. Thomson. So that means positive charge is distributed throughout the atom. That means it is uniformly distributed throughout the atom. That is not happening here. All mass are concentrated at the central part, because whenever rays collides at the central part, it retraces its own path, and whatever the rays nearby the central part, they get deflected. This is the situation. So on this basis we can say that lot of empty space are there in atom. ठीक है? And central part is there where the masses are concentrated. Entire mass get concentrated at the central part. This was said by Mr. Rutherford. Understood? And he named this central part as nucleus. But he didn't discuss about the neutron. He didn't explain about the mass. Just said that mass is concentrated at the central part. But what is the reason behind that? The central part has got all the mass. We had discussed only proton because it was clarified at that time. It was known to everybody, but no discussion of neutron. ठीक है? तो इससे हमको क्या मिल गया? पता चल गया कि एटम जो है न्यूट्रल होता है, ये हमको बता दिया। एटम में एम्प्टी स्पेस है, ये भी बता दिया। उसके बाद बोले कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है वो सेंट्रल पार्ट में रहता है, अस्थिर रहता है, वो वहीं कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहता है। सो वेयर इज दिस इलेक्ट्रॉन? ही सेड दैट द अराउंड द सेंट्रल पार्ट lot of empty space is there. In that lot of empty space, these electrons are revolved around the nucleus. Continuously it is revolving around the nucleus. Okay. So now the central part is positively charged and electron is negatively charged. So there is a force of attraction between the positive charge and negative charge. है ना? So that's why the proton pulls the electron toward the central part, and when certain thing moves around, it also generates centrifugal force, and that centrifugal force prevent them to get collide with the nucleus. This is the explanation of the stability. ठीक है? रदरफोर्ड क्या बोले कि जो चारों तरफ खाली जगह है उसमें इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता है, वो सेंट्रल पार्ट और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है, जिसके चलते वो चारों तरफ घूमता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल पार्ट की तरफ घूमते रहता है, इसलिए वो छोड़ नहीं पाता है। लेकिन जब खींचेगा तो वो टच कर जाएगा न्यूक्लियस को, इसलिए वहाँ बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। कोई भी चीज़ जब किसी के चारों तरफ घूमता है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो जाता है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करता है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के जगह पर हम रख दिए, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है जो सेंटर की तरफ काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है सेंटर से दूर जाता है ना, अवे फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या हुआ? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आ गया बात समझ में? तो ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन टच करता है न्यूक्लियस को, है ना? क्वेश्चन है ना, वो तो आगे आएगा ना, अभी आया नहीं ना, आएगा तब ना। अभी तो रदरफोर्ड के पास है, तो वहाँ जाएंगे तब ना। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी रदरफोर्ड जो बता रहे हो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड का अपना एक्सप्लेनेशन है, जो रदरफोर्ड बोले उसके हिसाब से हुआ। तो इनका 3 मेन ऑब्जर्वेशन है कि एटम कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस,
Second thing, there is a central part which is positively charged, entire mass concentrated at the central place. He named it as nucleus. तीसरा चीज बोले कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते रहता है, जो खाली जगह है चारों तरफ न्यूक्लियस के उसमें वो घूमते रहता है, और घूमने के दौरान वो कभी न्यूक्लियस को टच इसलिए नहीं करता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्ज के बीच में, उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये चारों तरफ घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी जनरेट होता है जो उसको बैलेंस करता है। ठीक है ना, आई बात समझ में? इसीलिए कभी टच नहीं करता है, इसीलिए एटम जो है स्टेबल है, ये उनका कहना था। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो ये हो गया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड मॉडल समझ में आ गया? ठीक है, तो बाकी जो थ्योरी वगैरह बुक में लिखा हुआ है ये लिख लोगे तुम लोग, वो सब हमको लिखाना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम रदरफोर्ड मॉडल को ध्यान से देखेंगे तो सोलर सिस्टम के जैसा ही दिख रहा है। यहाँ जो न्यूक्लियस है वो सन हो गया, न्यूक्लियस क्या हो गया? सन हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो है अर्थ हो गया। तो अर्थ को इलेक्ट्रॉन मान लो और सन को न्यूक्लियस मान लो, तो प्लेनेटरी सिस्टम आ गया इसमें, है ना। एकदम पूरा सोलर सिस्टम वाला ही प्लेनेटरी सिस्टम ही नहीं है, डिफरेंस है, क्योंकि ना तो अर्थ पे चार्ज है ना, तो सन में चार्ज है, यहाँ दोनों में चार्ज है, वहाँ पर दोनों में कोई चार्ज नहीं है, इसलिए वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कोई मतलब नहीं है, वहाँ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही चलेगा। लेकिन यहाँ तो चार्ज है ना दोनों के बीच में, तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फेल हो जाएगा यहाँ पर, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अब तो घंटी बज गई, तो आगे पढ़ना बाद में ही होगा।